अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूँ सईदा इरम। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं कोरोना वायरस या कोविड-19 के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में, तो जहाँ इससे हमारे मुख्तलिफ शोबे, हमारा तिब का शोबा मुतासिर हुआ, हमारी माशरत मुतासिर हुई, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़ी हद तक मुतासिर हुई है, हमारे काम करने के अंदाज़ बड़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। वहीं जो शोबा सबसे ज़्यादा इस तमाम तर सूरत हाल से मुतासिर हो रहा है वो हमारी मीशत है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ कोई खित्ता नहीं, बल्कि हम आलमी तौर पर अगर हम अपनी मीशत का जायज़ा लेते हैं तो बड़ी हद तक कोरोना वायरस ने तमाम तर मीशतों पर अपने असरात मुरतब किए हैं। हाँ, ये ज़रूर देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ मीशतों पर इसके असरात मुख्तलिफ ज़रूर हैं। जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनमें इसके असरात शायद ज़्यादा देर तक महसूस किए जा सकें, लेकिन जो बड़ी मीशतें हैं, बिलाशुबा वहाँ पे इसके असरात भी उतने ही ज़्यादा बड़े हैं और उसके लिए संभलना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा काबिल तहसीन बात है वो मौजूदा हुकूमत का, पाकिस्तान की हुकूमत के एफ़र्ट्स हैं। कोरोना वायरस के बायस जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें बर वक्त इक़दामात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और अगर हम मौजूदा हुकूमत को देखते हैं तो दिसंबर में तकरीबन हमारे सामने ये तमाम तर सिचुएशन, चीन से जब इसका आउटब्रेक स्टार्ट होता है और इसकी खबरें आना शुरू होती हैं, तो फौरी तौर पे हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं, अव्वल तो इस वबा की रोकथाम के हवाले से, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी मीशत को भी संभालने के लिए, इस वबा के फैलाव को भी रोकने के लिए हमारी समाजी अवेयरनेस जो भी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसके हवाले से जो हुकूमत ने इक़दामात किए हैं। उसके अलावा मेशत के लिए जो हुकूमत के इक़दाम थे वो सबसे ज़्यादा अहम है। चाहे वो हमारा मजदूर तबका है, उसको रिलीफ पहुंचाने के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से रिलीफ पहुंचाया गया है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स डिफरेंट उसके सामने लेकर आए गए हैं। मुख्तलिफ शोबों के लिए, जिनमें कंस्ट्रक्शन का शोबा भी शामिल है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ का शोबा भी शामिल है, उन तमाम तर शोबों के लिए जो पैकेजेस गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के थ्रू जो गरीब आवाम है उनको रिलीफ पहुंचाने की जो कोशिश की गई है, स्टेट बैंक के थ्रू एक बड़े अरसे के बाद सिंगल डिजिट पर शरह सूद को लेके आया गया है, जो एक बहुत बड़ा इकदाम है हमारी मीशत को सहारा देने के लिए और मौजूदा सिचुएशन में हमारी मीशत को संभाला देने के लिए बहुत अहम इकदाम है। ये तमाम तर इकदाम अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये ज़रूर देखते हैं कि कोरोना वायरस के बायस जो हमारी मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं, जो हमारी देखते हैं कि अगर हम बाज़ारों में जाते हैं और वो तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं जो बड़ी हद तक मुतासिर हुई हैं, और रमज़ान का महीना उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि ईद एक बहुत बड़ी मुआशी एक्टिविटी होती है, वो बड़ी हद तक मुतासिर हुई है। वो तमाम तर ट्रेडर्स, वो तमाम तर लोग जो इस तमाम एक्टिविटी से मुंसलिक हुए हैं, वो यकीनन किसी न किसी हद तक, बल्कि बड़ी हद तक हमें कहना चाहिए कि इससे मुतासिर हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि कोरोना वायरस के क्या असरात हैं पाकिस्तान की मीशत के ऊपर, और उसके अलावा हम ये भी बात करना चाहेंगे अपने माहिरीन से, हमारे माहिरीन मीशत जो हैं उनसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत के ये तमाम तर इक़दाम, चाहे वो शरह सूद में कमी है, चाहे वो हमारे रिलीफ पैकेजेस हैं, इनके किस हद तक असरात करीब आदमी तक, आम आदमी तक पहुंच सकते हैं, कैसे ये हमारी मीशत को संभाला देने के लिए काम आ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी सबसे एक अहम चीज़ ये भी होगी कि आने वाले दिनों में ये जो हमारी तमाम तर ट्रेड एक्टिविटीज़ मुतासिर हुई हैं, इन तमाम तर के ज़रिए जो एक आम आदमी है, जो एक ट्रेडर है, जो रोज़ काम करता है, वो किस हद तक मुतासिर होगा। इन तमाम तर चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मज़ीद क्या किए जाने की ज़रूरत है। हमारे साथ प्रोग्राम में मुख्तलिफ एनालिस्ट मौजूद हैं, मीशत के माहिरीन मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मीशत को और आलमी मीशत को किस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। With the recent COVID-19 पाकिस्तान की इकॉनमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और सबसे बड़ा जो वेरिएबल है दैट इज़ द जीडीपी ग्रोथ रेट। इट इज़ प्रोजेक्टेड कि हमारी जीडीपी जो कि इस वक्त 3% पे जा रही है, इट माइट स्लो डाउन टू 2 से 1.5% तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जा सकती है। एंड वी कैन सेफली से जैसे कि ग्लोबली रिसेशन आ रहा है, द पेंडेमिक इज़ गोइंग टू लीड अस टुवर्ड्स द इकोनॉमिक रिसेशन। दिस इज़ बेसिकली द पीरियड ऑफ डिस सेविंग। लोगों के पास जितनी भी सेविंग है वो इस वक्त उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है दैट इज़ ऑन आवर एम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान के अंदर जो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ अराउंड 52 to 56% है, एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ पीपल जो कि अफेक्ट होंगे ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। और जो प्रोजेक्शन कहती है दैट इज़ बेसिकली कि 4 to 4.45 मिलियन तक लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। पॉवर्टी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होगा जो कि इस वक्त 23% पे है। इट कैन रीच टूवर्ड्स 40% अगर हम एक्सट्रीम देखते हैं कि हमारी ये रिसेशन जाती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस है, उसमें हम देखते हैं पिछले 3 माह के अंदर हमारी जो ट्रेड बैलेंस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया है, विच वॉज नेचुरल क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, इस वजह से हमारी जो इम्पोर्ट्स की डिमांड है वो कम हो चुकी है।
रेमिटेंसेस जिसका 6% जिसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, इट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड कि हमारे रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर कम होंगी. गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इंटरवेंशंस, और एक स्टेट बैंक की है कि इंटरेस्ट रेट जो कि पहले 13% था वो इस वक्त 9% पे आ चुका है इन ऑर्डर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट. इट इज़ नॉट दैट गुड रेट जिसके ऊपर हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, बट स्टिल इट इज़ बेटर. और ये उम्मीद की जा सकती है कि इंटरेस्ट रेट फर्दर ऑन नीचे होगा, माइट गो टू 5 to 6%. हमारी जो स्टॉक मार्केट है और जो एक्सचेंज रेट है उसने थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड शो किया है. रीज़न बीइंग कि IMF ने जैसे ही ऐलान किया 1.4 बिलियन रिबेट का प्लेज किया, उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है. कमिंग ऑन टू द प्राइसेस ऑफ फूड, वो स्टेबल हैं, बट इन्फ्लेशन अभी भी हमारी डबल डिजिट है, अलॉन्ग 11%. गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस की हैं, और उस इंटरवेंशंस के अंदर आपका सबसे बड़ा प्रोग्राम है एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम, जिसके अंदर इन्होंने 65 बिलियन 5.4 मिलियन फैमिलीज के अंदर डिस्पर्स किया है. इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव. ऑन द अदर साइड आपका जो स्टेट बैंक है वो उसने रीफाइनेंस स्कीम स्टार्ट की है ताकि हम एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ ना कर सके और उनके ज़रिए उनको ईजी लोन मिल सके, और लोन्स भी विदाउट कोलैटरल्स दिए जा रहे हैं. एक चीज़ हम देख सकते हैं कि गिवन कि रमज़ान आ रहा है कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मे बी ये थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड कर दें कि हमारा जो वायरस की वजह से जो इम्पैक्ट है वो उस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग ना हो. बट व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, उसमें हम ये देख सकते हैं कि हमें अपने बिजनेस मॉडल्स को रिवाइव करना है, हमें अपने फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स को इम्प्रूव करना है, यानी वी हैव टू गो टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, वी हैव टू इम्प्रूव आवर हेल्थ सिस्टम्स. और अभी तक जो गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज़ ऑन वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ बेड्स, बट जो एक चीज़ हम इग्नोर कर रहे हैं दैट डू वी हैव द सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स टू मिटिगेट दिस इफेक्ट. सो हमें डॉक्टर्स की तरफ भी तवज्जो देनी है. एक जो बहुत बड़ा शिफ्ट अब आएगा दैट इज़ ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम. यूनिवर्सिटीज़ अभी इन द शॉर्ट रन हमें नहीं लगता कि खुल जाएंगी. दैट्स वाई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी प्रोड्यूस करनी है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अपना सके. वर्किंग फ्रॉम होम इज़ अ न्यू मैकेनिज्म, और दैट इज़ बेसिकली द स्मार्ट लॉकडाउन, जो कि हम बात करते हैं कि लोग घरों से बैठ के काम कर सकें. और ये सारे इनिशिएटिव्स उस वक्त इम्प्रूव होंगे व्हेन वी आर सिंकिंग विद द गवर्नमेंट और वी हैव मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन इन ऑर्डर टू फाइट दिस COVID-19 वायरस. कोरोना वायरस के पाकिस्तान की मईशत पे जो असरात हैं उसको आप 2 स्टेप्स में एनालाइज़ कर सकते हैं. पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के जो मेजर सोर्स हैं वो हैं हमारी एक्सपोर्ट्स रिसीट्स. तो पाकिस्तान की जो, क्योंकि अब जब आलमी मईशत जो है जब उसका ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे भी उस पर फ़र्क पड़ेगा, बिलवास्ता फ़र्क पड़ेगा. उसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के जो सेकंड मेजर सोर्स है वो है हमारी वर्कर्स रेमिटेंसेस. इस मद में आप देखें हमारा जो वर्कर्स रेमिटेंसेस के जो पहला मेजर सेगमेंट है वो हैं गल्फ़ कंट्रीज़. तो अब गल्फ़ कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ टूरिज़म पे डिपेंडेंट हैं, जिनकी इकोनॉमीज़ जिस तरह के UAE, तो उस सिलसिले में ये है कि टूरिज़म स्पेंडिंग में इस साल ज़रूर एक कमी वाक़ई आएगी. जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कई मुल्क जो हैं इम्पोज़ कर रहे हैं. उसके अलावा लोग खुद क्वारंटीन में रह रहे हैं, कुछ इकॉनमीज़ में लॉकडाउन है. तो टूरिज़म स्पेंडिंग में जब कमी वाक़ई होगी तो हमारे वहाँ से जो वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं वो इफ़ेक्ट होंगे. साथ ही साथ बात करें अगर सऊदी अरब की, जो कि वो भी एक मेजर सेक्टर है, मेजर सोर्स है हमारी रेमिटेंसेस का, तो जो क्रूड ऑयल की जो मार्केट है उसमें अब काफ़ी कमी वाक़ई हुई है. एट वन पॉइंट तो हमने देखा कि क्रूड की जो प्राइसेस हैं वो नेगेटिव भी गई US क्रूड की. तो अब जब एक क्रूड ऑयल जो है इसकी जब प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो जो वर्कर्स हमारे इसमें सऊदी अरब में ऑयल रिग्स पे काम कर रहे हैं उनकी नौकरियों में जो है कमी वाक़ई हो सकती है, उनकी आमदन में कमी वाक़ई हो सकती है. तो एक वहाँ से भी हमारी वर्कर्स रेमिटेंसेस जो हैं इफ़ेक्ट होंगी. तो ये 2 आपको जो है प्रेजेंट की है सिनेरियोज़ की. एक हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी वाक़ई हो रही है, और साथ ही साथ हमारी जो वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं उसमें भी एक वाज़ेह कमी नज़र आएगी. उसके साथ साथ फिर अब पाकिस्तान की जब अब आलमी तौर पे हमने देखा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी वाक़ई हो रही है, और साथ ही साथ हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी की वजह से हमारी इंपोर्ट्स में अगर एक कमी वाक़ई हो रही है तो हुकूमत के जो मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं उसमें भी फिर एक कमी वाक़ई होगी कि हुकूमत जो टैक्स की मद में जो पैसा कमाती है, जो ड्यूटीज़ कमाती है, उसमें एक कमी आएगी. कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह सारी दुनिया की इकॉनमी और मईशत तबाह हुई है,
اسی طریقے سے پاکستان پہ بھی وہ اثر انداز ہو رہی ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ چھوڑ گئی ہیں, ٹرانسپورٹ رک گئی ہے, انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی ہے, اور سپلائی چینز جو دنیا کی ٹریڈ ہے وہ رک گئی ہے, جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جو پورا معیشت کا ایک دائرہ ہے وہ رک گیا ہے. اور اسی طرح پاکستان کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے, جی ڈی پی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ڈومیسٹک کامرس سے لے کے اور ایکسپورٹ, وہ تمام چیزیں رک گئی ہیں. سو آبویسلی اسی وجہ سے اب اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو یہ آنے والا سال ہے یا جو نیکسٹ بجٹ ہوگا, اس میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی ڈی پی جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ کی طرف جائے گی, جس کو ریسیشن کہا جاتا ہے. کورونا وائرس کے جو امپیکٹ ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں دنیا کی معیشت پہ اور پاکستان کی معیشت پہ. امریکن معیشت, چائنیز معیشت, جرمنی کی معیشت, یو کے کی معیشت اور پورے ایشیا کی معیشت اس وقت بڑا زبوں حالی کا شکار ہے, اور پاکستان کی بھی معیشت میرا خیال ہے بڑی زبوں حالی کا شکار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے یہ منفی, پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد منفی معیشت ہوگی, اور اس منفی معیشت میں جو شرح نمو آپ کا منفی ہوگا وہ اس کے بہت اثرات رہیں گے اور بڑے عرصے تک رہیں گے. تو 1-2 سال ہماری معیشت بڑے انڈر پریشر رہے گی, اور میرے حساب سے شرح نمو یا جی ڈی پی گروتھ اس مرتبہ 0.38% سے لے کے 1% منفی ہو سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, انٹرسٹ ریٹ جو کمی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیے ہیں جو 2% کم, اس کے اچھے اثرات آنے چاہیے, اور آپ کے فسکل ڈیفیسٹ پہ بھی اس کے اچھے اثرات آئیں گے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں سپٹمبر میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کر دیں, اور میرا خیال ہے جب آپ لوکلی لوگ بیٹھتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اکانومی کی پلس کا, اور اگر یہ پہلے کر دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتی ہے. میرا خیال ہے ابھی بھی اس میں گنجائش ہے, آپ کو 4-5% یا میکسیمم 6% پہ اس کو لانے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے بہت جلد, جیسے یہ ریئلائز اپنی مسٹیک کر گئے, پچھلی پالیسی اسٹیٹمنٹ میں جب انہوں نے 17 مارچ کو ایک ہی بات کی تھی کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایک بیماری کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے, مگر اب انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ نہیں میرا خیال ہے ان سے غلطی ہو گئی تھی. چلیے کوئی بات نہیں, ہر چیز کا وقت مقرر ہے, اب اگر آ گئی ہے تو ان کو یہ اس کو اور کم کرنا پڑے گا. تیسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پیکج پہ کیا اثرات ہوں گے, تو آئی ایم ایف کا پیکج جب بھی آئے گا آپ کے انفلوز کافی اچھے ہو جائیں گے, اور اس کی آپ کو جو انٹر بینک میں یا جو آپ کی ڈالر کی پیرٹی ہے وہ کافی کم ہو جائے گی, اور اس کے اچھے اثرات دیں گے. مگر کوشش یہ کرنی پڑے گی آپ کو کہ آپ کی ایکسپورٹس بالکل گھٹ رہی ہیں, اور مزید آپ کو اسٹیٹ بینک کو پرو ایکٹیو رول لینا پڑے گا اس چیز میں, تاکہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ اسٹیبل رہے, اور اسٹیٹ بینک کو تھوڑے بہت پیسے پمپ ان کر کے کوشش کرنا پڑے گا کہ پیرٹی یہ 155-150 پہ لے آئیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو بھی زبردست نقصانات کا سامنا ہے, اور آئی ایم ایف کے مطابق موجودہ مالی سال میں پاکستان کی شرح نمو منفی 1.5% رہ سکتی ہے, جبکہ اگلے مالی سال میں توقع ہے کہ یہ 2% مثبت رہے گی. حالانکہ بھارت میں فائنینشیل ایئر 2021 میں جو تخمینہ ہے شرح نمو کا وہ 7.4% ہے. لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فروری 2020 تک جب کرونا وائرس کا مسئلہ نہیں تھا, پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار تھی پہلے ہی, اور عالمی بینک کا یہ کہنا تھا کہ اس مالی سال میں پاکستان کی شرح نمو بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, بھوٹان اور مالدیپ سے بھی کم رہے گی. اب جو صورتحال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی میں مہلت ملے گی, جبکہ آئی ایم ایف سے 1.4 ارب ڈالر کا نیا قرضہ بھی ملے گا. اس سے پاکستان کو ایک مہلت مل رہی ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک سنہری موقع ملا ہے کہ اگلے وفاقی بجٹ میں اسٹرکچرل اصلاحات کر کے معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کی حکمت عملی مرتب کریں. یہ بجٹ جو ہے یہ اس سال جون میں متوقع ہے. اگر اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی گئیں اور اس مہلت کو طاقتور طبقوں کو مراد دینے کی نظر کر دیا گیا تو آگے چل کے خدا نخواستہ پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اب چند ہفتوں میں اسٹیٹ بینک نے جو شرح سود میں کمی کی ہے وہ 13.25 سے کم ہو کے 9% پر لے آئے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو داخلی قرضے حکومت کے ہیں ان کی شرح مارک اپ کم ہو جائے گی, اور جو بینکوں سے قرضے لینے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن نقصان ڈپازیٹر کا ہوگا
तो इससे सूरत हाल ये है कि 51,000 बोरोअर अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 7,000 अरब रुपए के कर्ज़े लिए हैं, जो कुल कर्ज़ों का 85% है, उनको फ़ायदा होगा। जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने बचत खातों में 8,700 अरब रुपए जमा कराए हैं। ये खाते प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर हैं, नफ़ा नुकसान में शिरकत, लेकिन स्टेट बैंक ने उनको शरह सूद से मुंसलिक कर दिया है। और ये फरवरी में जो शरह सूद थी या शरह मुनाफा था वो तो था तकरीबन 11.25, अब इसको कम करके 7.5% कर दिया गया है, जिससे ये लोग जो बैंकों में पैसा रखते हैं वो मुतासर होंगे और बचतों की शरह गिरेगी। ये मईशत के लिए नेक फाल नहीं है, क्योंकि जब खाते जो हैं नफ़ा और नुकसान में शिरकत पर हैं और बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A और 40A के तहत बैंक पाबंद हैं कि इसको मुनाफे में शरीक करें, वो अपने मुनाफे में शरीक करने के बजाय शरह सूद पर मुंसलिक करके 1 साल में 300 अरब का नुकसान डिपॉजिटर को होगा। इससे मेरे ख्याल है पाकिस्तान की मईशत की मुश्किलात बढ़ेंगी और गुर्बत में भी इजाफा होगा और बचतों में कमी होगी। IMF का जो इस वक्त रिलीफ पैकेज है, आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प, स्पेशली जब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट में कमी आ रही है। ऑब्वियसली चूँकि ऑयल इकोनॉमीज़ जो हैं और मिडल ईस्ट में जो स्लोइंग ऑफ इकोनॉमी है उसकी वजह से वहाँ पे जॉबलेसनेस होगी, बहुत से लोग वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और वो एक्सपैट कम्युनिटी जो पैसे भेजती है मिडल ईस्ट से, उनकी जॉब लूज़ करने की वजह से जो मईशत का वो नुकसान होगा। तो ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हमारा एक सपोर्ट मैकेनिज़्म था, उस पर इम्पैक्ट आएगा। फिर एक्सपोर्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 बिलियन या इससे भी शायद ज़्यादा नुकसानात हो। इन हालात में IMF की तरफ से सपोर्ट करना दोनों डायरेक्टली फॉर कोविड और डायरेक्टली आल्सो फॉर गिविंग मोर लेवरेज, जिससे पूरी जिसे कहते हैं कि हमारी जो डेट सर्विसिंग है, हमारी जो बजट यानी कि जो डेफिसिट्स हैं वो बेहतर हो सकेंगे। तो आई थिंक इट्स रियली गुड और पॉजिटिव, और कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि वो कम्प्लीटली हम उसमें से निकल सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि जो G20 की डिस्कशन हुई है जिसमें 70 ममालिक को रिकमेंड किया है कि उनकी डेट सर्विसिंग जो इंटरनेशनल उनकी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं डेट सर्विसिंग की, उसको यानी कि डिले कर दिया जाए 1 साल तक। वो भी फर्दर कुछ ब्रीदिंग स्पेस देगी पाकिस्तान की इकॉनमी और हमारी तरह की और इकॉनमीज़ को, ताकि वो इस मुश्किल हालात में कोविड-19 के वर्ल्ड रिसेशन के उसमें से बखूबी और बआसानी जो है वो गुजर सकें। 2 तरह के स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला उसका जो स्टेप है वो ये है कि रिलीफ फॉर द अनएम्प्लॉयड। तो इस मद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1200 अरब रुपए का एक प्रोग्राम जो है उसका ऐलान किया है एहसास प्रोग्राम के नाम से। इसमें जो है 250 अरब रुपए जो हैं वो मखसूस हैं दिहाड़ीदार तबके के लिए। इसके अलावा 200 अरब रुपए जो हैं वो कम आमदन वाले ख़ानदानों के लिए जो है उसका भी ऐलान किया गया है। जो दूसरा स्टेप है इसमें वो है मईशत की बहाली का, रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी। उसके लिए हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपने जो तरक्याती मनसूबा जात पर जो अखराजात का उनका हुजम है उसको बढ़ाए, क्योंकि जब हुकूमत जो है वो अपना PSTP एलोकेशन जो है जब वो बढ़ाती है तो उसकी वजह से जो मुल्क की मजमूई जो पैदावार और ख़िदमात की जो मांग है उसमें इजाफा वाक़ होता है और रोज़गार के मौक़े भी पैदा होते हैं। जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो उनको इस बात का एहसास है कि जब एक तरफ हुकूमत की आमदन में कमी वाक़ हो रही है, टैक्स और ड्यूटीज़ की फॉर्म में जब कमी आ रही है, और साथ ही साथ जब हुकूमत ने अपनी मईशत को रिवाइव करने के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी है, तो ज़ाहिर ही सी बात है कि जो माली खसारा है उसमें एक इजाफा वाक़ होगा। यही वजह है कि G20 ने पाकिस्तान और दीगर तरक्की पज़ीर ममालिक की जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनमें 1 साल की तोसी कर दी गई है, ताकि हुकूमत को एक फिस्कल स्पेस मिल जाए ताकि वो इस तरह की स्पेंडिंग कर सके और अपनी मईशत को बहाल कर सके। देखिए, आलमी इदारों की जानिब से एक ग्लोबल रिसेशन की वार्निंग के बाद पाकिस्तान को जो IMF के डेट में थोड़ी सी रीशेड्यूलिंग की फैसिलिटी मिली है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत $1.4 बिलियन जो है वो मजीद अगले चंद दिनों में पाकिस्तान के लिए अप्रूव हो जाएंगे। तो उसके बाद स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी की गई है वो यकीनी तौर पर बहुत खुशाइंद है, और अब पाकिस्तान की शरह सूद जो है
وہ 9% پہ آ گئی ہے، جو کہ یقیناً بزنس کمیونٹی کی ایک درینہ ڈیمانڈ تھی. لیکن بزنس اسٹیمولس سے زیادہ جو چیز فائدے میں ہوگی وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو جو ڈیٹ سروسنگ کرنی تھی اندرونی قرضہ جات پہ، ڈومیسٹک ڈیٹ لونز پہ، اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی، اور یہ وہ پیسے ہیں جو کہ احساس پروگرام پہ خرچ کیے جا سکیں گے. اس وقت جو اسٹیٹ بینک نے حالیہ اگر ہم دیکھیں کہ 2 حصوں میں، پہلے 13 سے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ تھا، انٹر بینک ریٹ تھا، وہ انٹرسٹ ریٹ اور مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں کہ چینج کیا اور بتدریج اس کو نیچے کی طرف کو لائے. تمام لوگوں کا یہی خیال تھا، تمام ماہرین کا، بزنس کمیونٹی کا، ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا تعلق، وہ تمام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اکانومی کو فردر بہتر کرنے کے لیے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے. تو اب 11% سے بھی فردر گھٹا کے جو 9 کے ڈیجٹ میں لایا گیا ہے. آئی تھنک یہ ایک بہت پازیٹیو موو ہے. اس سے نہ صرف حکومت کے اپنے اخراجات بھی کم ہوں گے ڈیٹ سروسنگ کے مد میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو ان حالات میں جب بالکل اکانومی کا پہیہ رکا ہوا ہے ان کے لیے آسانی ہوگی، اور دیر ول بی اے اسٹیمولس جس سے اسمال میڈیم انٹرپرائز یا اور جو سیگمنٹس ہیں وہ شاید بوروئنگ زیادہ کرنے میں کامیاب ہوں، اور اس سے جو اکنامک ریوائول ہے اس میں کچھ نہ کچھ مدد ملے گی. سو آئی تھنک اٹس اے ریئلی ویلکم تھنگ اور ٹائملی ٹو برنگ دی اور چینج دی مانیٹری پالیسی in favor of pushing the economic revival. کورونا وائرس سے جہاں ایک طرف پوری دنیا میں اموات ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہیں پریشانی کا شکار ہیں، دوسری طرف معاشی بدحالی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ سوچ و تصور نہیں کر سکتا تھا کہ معیشت جو ہے پوری دنیا کی وہ اتنی بکھر جائے گی. تیل کے جہاز کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تیل کے جہازوں کو لینے کے لیے الٹا انہیں اپنے پاس سے پیسے دینے پڑیں گے. منفی جو ہے اس کے پرائزنگ زون میں وہ تیل کی قیمتیں آ گئی ہیں. دنیا کے اسٹاک ایکسچینج وہ برباد ہو گئے ہیں، سرمایہ کار لٹ گئے ہیں. پاکستان میں بھی اس معاشی بدحالی کے اثرات دیکھنے کو ملے ہیں، کیونکہ پاکستان گلوبل تجارت کا، گلوبل معیشت کا ایک حصہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہمارے یہاں بر وقت اور ٹائملی فیصلے کیے جا رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں پورے دنیا میں سب سے زیادہ فلنتھراپی پاکستان میں ہے. لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ ان بلینس آف ڈالر سے بہت زیادہ ہے جو پاکستانیوں میں پائے جاتے ہیں. تو ایک تو پاکستان میں حکومت کی طرف سے صنعت کو سپورٹ کرنے کے لیے، اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے بھی لون دیے ہیں تاکہ لوگوں کی سیلریز دیں. ڈیلی ویجرز جو آپ کے یہاں نہیں آ پا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کو نکالے نہیں، ان کو آپ اجرتیں دیں، تنخواہیں دیں تاکہ شام میں ان کا گھر چل سکے. پھر این جی اوز نے، پرائیویٹ سیکٹر نے کچھ صوبائی سطح کے اوپر، کچھ وفاقی سطح کے اوپر بھی احساس پروگرام کے تحت کیش بانٹا گیا ہے 12,000 روپے، اور راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کریٹیکل موقع کے اوپر کنسٹرکشن پیکیج اور تعمیراتی جو صنعت ہے اس کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا ہے. اس میں سورس آف فنڈز نہیں پوچھے جائیں گے، اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ معاف کیا گیا ہے، ٹیکسز کم کیے گئے ہیں، اور اس میں جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اس میں بے شمار شعبے ہوتے ہیں جو منسلک ہوتے ہیں، تاکہ اگر کنسٹرکشن کا شعبہ بحال ہو، ترقی کرے، تو 40 دوسرے شعبے ہیں جس میں سیمنٹ ہے، جس میں سریا ہے، جس میں پینٹ ہے، سینیٹری کا ہے، کیبلز کا ہے. یہ سب شعبے جو ہیں وہ ترقی کر سکیں، اور اس سے یقیناً جو ہے ایک سپورٹ ملے گا ہماری معیشت کو. اس کے علاوہ دوسرے شعبوں کے لیے بھی انہوں نے اس طرح کی مراحت کا اعلان کیا ہے. مین مقصد یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ کسی طرح سے جلد از جلد اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑی ہو. لاک ڈاؤن بھی وہ نرم کرتے جا رہے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز کی جو شپمنٹ ہیں وہ ہو سکیں. حالانکہ ہمارے بائرس نے ہمارے آرڈر کینسل کیے ہیں، بہت ساروں نے ہولڈ آن کرایا ہے، ہماری پیمنٹیں روک لی گئی ہیں یا تاخیر سے پیمنٹ دینے کی بات چیت کی جا رہی ہے. لیکن اس کی وجہ سے بہت کیش فلو ٹائٹ ہوا ہے. عمران خان صاحب نے اور حکومت نے 100 بلین کے ریفنڈ جو ہیں سیل ٹیکس کے اور ریبیٹ کے، ڈی ایل ٹی ایل کے، وہ ایف بی آر کو
ऑर्डर किया है कि फ़ौरन एक्सपोर्टर के वापस करें, और आपको इस सुन के ताज्जुब होगा, मुझे तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड लगता है। मेरी बात भी हुई थी सीमा शकील साहिबा से और चेयरमैन एफबीआर नौशीन अमजद साहिबा से कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि छुट्टी वाले दिन काम करके ऑटोमेटिकली मेरिट पे ट्रांसपेरेंट तरीके में ये रिफंड्स हमारे अकाउंट में जमा हो जाए। तो सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की माशत को सहारा दें, और इस जो ग्लोबल मेल्टडाउन है और जो ये एक वबा है जो पूरी दुनिया में इसने तबाही फैलाई है, उसके असरात पाकिस्तान में कम से कम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की है मीशत के हवाले से, कोविड-19 के जितने भी असरात हैं हमारी मीशत के हवाले से, आलमी मीशत के हवाले से, उसके हवाले से, और हुकूमत के जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं उन तमाम तर असरात को या उन तमाम तर मनफी चीज़ें हैं उनको कम करने के लिए या अपने जो गरीब अवाम है उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए, उसके हवाले से कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है ये एक आलमी मसला है, ये किसी भी एक ख़ास मुल्क का मसला नहीं है, क्योंकि ये अगर हम देखते हैं तो बड़े ममालिक अमेरिका है, इटली है, बरतानिया है, वो ममालिक ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और उनकी मैशत भी से ज़्यादा तौर पर मुतासिर हो रही है। पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात बड़े बर वक्त रहे हैं इसके हवाले से, इस चैलेंज को निमटने के हवाले से, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से जो है हमारे लिए बल्कि हमारे लिए और वो तमाम तर लोग जो गरीब तबका है, जो एक मेहनत का दिहाड़ीदार तबका है, उसके लिए जो हमारी जुज़वी लॉकडाउन था उसमें मज़ीद नरमी के हवाले से हुकूमत जो है वो गौर गौस कर रही है, और शायद ईद से पहले इस हवाले से कोई इक़दामात भी सामने आ जाए। अब ज़िम्मेदारी हुकूमत अपने यकीनन एफ़र्ट्स कर रही है, वो तमाम तर चीज़ें और असरात भी अपनी हद तक मौजूद हैं। ज़िम्मेदारी अब हम शहरियों पर भी आयद होती है, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें, हम जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करें ताकि इस मर्ज़ के, इस वबा के फैलाव को भी रोका जा सके, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को, अपने वो तमाम तर लोग, वो मेहनत कश, वो दिहाड़ीदार, वो ट्रेडर्स, वो इवन इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई भी शोबा है, उन तमाम तर लोगों को दोबारा रोज़गार पर भी ला सकें और इसके असरात को भी किसी न किसी हद तक कम कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।